तो बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा है बातचीत, इसमें हमारा इस पे पहला वीडियो हो गया और यहाँ तक हो गया। मालूम है, हिंदी कुमार भारती में बातचीत पाठ चल रहा है। ये पहला वीडियो हो गया। अब हम इसका दूसरा वीडियो देखेंगे। सब तैयार है? कागज कलम सब तैयार है? अच्छे से बैठे पढ़ाई के लिए? पहला वीडियो समझ में आ गया? वेरी गुड। उसमें कमेंट्स किया करो, देखा करो। अगर कोई सुझाव होगा तो बताना मेरे को। लेकिन मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत निर्माण नहीं होगी, ऐसा मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। वैसे तो किसी बच्चों का फोन भी नहीं आ रहा है, कोई शिकायत भी नहीं आ रही। मेरे वीडियो अच्छे ही बन रहे हैं। बहुत सारे वीडियो बने मेरे हैं और आगे भी अच्छे वीडियो बनेंगे। पूरा कोर्स मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पूर्ण करूंगा। ठीक है? हाँ, चलो देखेंगे। परिच्छेद क्रमांक 3। आपके साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य रहा है? आपने साहित्य क्यों लिख रहे हैं? आपको मालूम है बातचीत चल रही है दो व्यक्तियों के बीच में। एक है लेखक और दूसरा है शिवानी जी। शिवानी जी कौन है? साहित्यिक व्यक्ति है, जाने माने साहित्यकार है शिवानी जी। और लेखक है दुर्गा प्रसाद नोटिया। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। आप साहित्य क्यों लिख रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण के लिए, आत्मसुख के लिए, जिसके अंतर्गत धन की प्राप्ति का लक्ष्य भी शामिल है, या किसी और के लिए? क्या पैसे कमाने के लिए साहित्य लिख रहे हैं? क्या लोगों को खुश करने के लिए साहित्य लिख रहे हैं? वजह क्या है साहित्य लिखने की? बढ़िया प्रश्न है बच्चों, उनका उत्तर देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, क्या उत्तर है? मैंने धन संग्रह को कभी भी जीवन में आश्रय नहीं दिया, उसको महत्व नहीं दिया। पैसे कमाने के लिए मैं साहित्य लेखन कदापि नहीं करती। वैसे पैसा किसी अच्छा नहीं लगता, पैसा तो सबको जरूरत लगती है, लेकिन पैसे कमाना प्रमुख मेरा उद्देश्य नहीं है। किंतु केवल पैसे के लिए ही मैंने साहित्य सृजन नहीं किया। मैं पेशेवर लेखिका हूं। पेशेवर में मेरा व्यवसाय है, मैं प्रतिदिन लेखन कार्य करती हूं। मैं एक लेखिका हूं। पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अपनी रचना का मूल्य चाहती हूं। मेरी रचना का मूल्य यही है कि पाठक को, विद्यार्थी को समझ में कुछ नया मिल सके। फिर एक बात साफ है कि कोई भी लेखक लेखिका स्वार्थ सुख का ही नहीं लिखता, खुद के लिए नहीं लिखता। कोई भी लेखक हो या लेखिका हो या कवि हो या कवित्री हो या उपन्यासकार हो या कोई भी हो, वो खुद के लिए नहीं लिखता, समाज के लिए लिखता है। जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती, उसे सोचने समझने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि कुछ लोगों को मिले मेरे साहित्य के द्वारा, ऐसा कुछ मिले कि उनका जीवन बदल जाए, ऐसा उनको कुछ मिले को कुछ नया सीखने को मिला। उनका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, उनका समय का सदुपयोग होना चाहिए। ऐसा साहित्य मैं लिखता हूं, पाठक को दृष्टि को ध्यान में रखकर। मैं उसे साहित्य नहीं मानती जो साहित्यकार समाज में व्याप्त विकृति पर प्रहार नहीं करता। हमारे समाज में बहुत सारे कुरीतियां है, अंधविश्वास है, अत्याचार है। इन पर कोई लेखन कार्य करता है तो वह साहित्य अमर होता है। मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले की साहित्य पढ़ा। शेतकऱ्यांच्या आसूड, किस तरह से अंग्रेजों के जमाने में 1850 के समय किसानों पर अत्याचार होता था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। उनका सावित्रीबाई का भी साहित्य मैंने पढ़ा। किस तरह से हमारे समाज में महिलाओं को द्वितीय दर्जा दिया जाता था, पुरुषों को प्रथम दर्जा और महिलाओं को गौण दर्जा। किस तरह से महिलाओं का शोषण होता था, इस पर भी उन्होंने लेखन कार्य किया। साहित्य वही है हमारे समाज में। आज भी बाल विवाह होता है। उस समय बाल विवाह अधिक होता था। आज भी अगर बाल विवाह होता है तो साहित्यकारों ने, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। जो पत्रकार हो, जो साहित्यिक हो, समाज में जो कुरीतियां है, समाज में जो अन्याय हो रहा है, उस पर जो लेखन कार्य करता है, वह सच्चा साहित्य होता है।
इस पर लेखन कार्य करना चाहिए। अभी मैंने 3 दिन पहले क्या देखा कि प्रतिदिन पेपर में आया था कि एक जगह पर बाल विवाह हो रहा था। बाल विवाह, लड़के की उम्र 21 वर्ष चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष चाहिए। अगर इनसे कम रहती है दोनों में से एक की, वो कहलाता है बाल विवाह। तो एक पत्रकार ने क्या किया, उनको पता चला और उन्होंने पेपर में छापा। मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा, ये अमरावती की बात है, अमरावती जिले की बात है। आए समझ में? तो ऐसे कृतियों पर, ऐसे जगह पर अगर लेखन कार्य होता है तो वह समाज के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। ये तो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध वाक्य है। कौन सा? साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य पढ़ने से बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी आपने पढ़ा होगा, उनका साहित्य समाज के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे समाज में किस प्रकार का कार्य होता था। पत्रकार क्या करता है, अपनी जान हथेली पर रखकर समाचार पत्र में अपने खबर छापते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कहां तक थे हम? यहां तक थे, है ना। लेकिन एक बात जोर देकर कहना चाहूंगी कि मैंने साहित्यिक सृजन किया है, साहित्य लिखा है, बनाया है, उसकी रचना की है, शब्दों का व्यापार नहीं किया है, और लेखन के बदले जो कुछ सहजता से मिल गया उसे मैंने स्वीकार किया है। मुझे जो मिला है मैंने उसको आत्मसात किया है। पैसे कमाने के लिए मैंने साहित्य नहीं लिखा। ठीक है, आगे देखेंगे। आपके पाठकों और खास तौर से समालोचकों पर का क्या कहना है? आपकी भाषा क्लिष्ट, संस्कृतनिष्ठ और सामाजिक होती है। वाक्य विन्यास इतने बड़े और जटिल होते हैं कि अर्ध विरामों की भरमार के कारण अर्थ समझने के लिए मस्तिष्क पर काफी जोर डालना पड़ता है। इससे साहित्य रसानुभूति के आनंद में व्यवधान, रुकावट पड़ता है। क्या आप ऐसा महसूस करती है? बढ़िया प्रश्न है। उनका प्रश्न क्या है, देखिए। लेखक प्रश्न पूछते हैं कि आप जो साहित्य लिखते हैं वो जनसाधारण को समझ में नहीं आता। आपकी जो भाषा शैली है कठिन है। संस्कृत का ज्ञान आपको है, लेकिन संस्कृत के कठिन शब्द है इसमें। जल्दी आपकी वाक्य रचना नहीं है, जल्दी पूर्ण विराम नहीं लगता आपके वाक्य में। आपके भाषा में अल्प विरामों की भरमार है, पूर्ण विराम कम है। अर्थात आपकी भाषा शैली बहुत ही कठिन है, जल्दी पाठक को, विद्यार्थी को समझ में नहीं आती। उनका उत्तर देखिए। आलोचकों ने मेरे साथ कभी न्याय नहीं किया। देखिए, आलोचक हमेशा मेरी बुरा ही करते थे। मेरे साहित्य को वो सही नहीं मानते थे, मुझे न्याय नहीं दिया, मेरे साहित्य को वो गलत ही मानते थे। मैंने बचपन में अमरकोश पढ़ा। अमरकोश मैंने भी नाम सुना, लेकिन पढ़ा नहीं मैंने। देखिए, अगर किसी बच्चों को मिलता होगा अमरकोश तो जरूर पढ़िए। सुना है मैंने नाम, अमरकोश पढ़ा है। संस्कृत पढ़ी है। घर में माँ संस्कृत की विदुषी थी और दादाजी संस्कृत के प्रकांड पंडित। दोनों का मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मैं शब्दकोश खोलकर नहीं लिखती। शब्दकोश, डिक्शनरी, मेरे पास में हिंदी का शब्दकोश है, अंग्रेजी का भी है, आपके पास में भी होगा शब्दकोश, डिक्शनरी कहेंगे। अगर मुझे कोई शब्द मिलता नहीं तो मैं क्या करता हूं, शब्दकोश ढूंढता हूं, उसमें देखता हूं। अपने मोबाइल पर शब्दकोश है, मालूम है ना सबको, डिक्शनरी अपने मोबाइल में। जो भाषा बोलती हूं वैसा ही लिखती हूं, उसे बदल नहीं सकती। फिर कब कठिन शब्द भाव को संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं और रचना का रसास्वाद करने में आनंद की अनुभूति होती है, तब मैं नहीं समझती कि जानबूझकर सरल और अपेक्षाकृत कम प्रभाव उत्पादक शब्दों को रखना कोई बुद्धिमत्ता है। मैं जो पढ़ती हूं वही लिखती हूं। मेरे शब्द कभी कभी कठिन हो जाते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे घर का वातावरण कैसा है, साहित्यिक वातावरण था, उसका असर मेरे पर हुआ। ठीक है,
कठिन शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। सृजन है यानी रचना, लोक कल्याण, समाज कल्याण, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रश्न, प्रश्य यानी आश्रय, सहारा, स्वांत सुखा यानी स्वयं के लिए, विकृति यानी दोष, क्लिष्ट यानी कठिन, संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत के समान, वाक्य विन्यास यानी वाक्य रचना बड़े रहते, सरल नहीं रहते, व्यवधान यानी रुकावट। अगर हमारा 10वीं की जो किताब देखेंगे तो मैंने अनेक बार बोला है कि पढ़ते समय या पढ़ाते समय मैंने वाक्य बताए होंगे कि कितने सरल वाक्य है, आप भी इनके समान लिख सकते हैं। जब मेरा साहित्य आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल साहित्य है, सामान्य लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसा साहित्य मैंने लिखा है। साधारण पाठक को, विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए, ऐसा साहित्य लिखना चाहिए। वाक्य विन्यास बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए, ठीक है। हाँ, संजाल पूर्ण कीजिए। शिवानी जी की भाषा की विशेषता है, क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ है, वाक्य विन्यास है और सामाजिक है। उनकी भाषा इस प्रकार में है। स्वमत पर प्रश्न है, संसार के उत्कृष्टों में मजदूरों के योगदान पर। अगर देश की प्रगति हुई है, संसार की प्रगति हुई है, संपूर्ण जग आज जो दिख रहा है उसमें मजदूर लोगों ने कौन सी भूमिका निभाई। खेत हो, खलियान हो, मजदूर हो, रेलवे हो, बस हो, जहां भी हो, बड़े बड़े कंपनी हो, वहां पर मजदूरों ने किस प्रकार का श्रम किया है, योगदान दिया है, श्रम साधना की है, इस पर आप बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। अगर वो नहीं रहते तो हमको उनका काम करना पड़ता। कंपनी में काम करना, मजदूर लोगों का काम करना, खेत खलियान में काम करना आसान काम नहीं। मजदूर लोग अनेक जगहों पर रहते, बस स्टैंड में रहते, रेलवे में रहते हैं, माल की ढुलाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह माल की ढुलाई करते हैं तो मजदूर बनना पड़ता है। चावल का कट्टा, गेहूं का कट्टा, धान का कट्टा ऐसे पीठ पे रखना पड़ता है और दूसरी जगह पर लेके जाना पड़ता है। तुम अगर घर बनाओगे तो तुम्हारे घर में जो ईंट आएंगी है वो मजदूरों के द्वारा ईंट आएंगी। आप इस पर भी लेखन कार्य कर सकते हैं, 2 अंक का रहता है, ठीक है। अगली कृति देखेंगे हम, परिच्छेद क्रमांक 4। आपने अब तक काफी साहित्य रचा है, बहुत सारा साहित्य लिखा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आपको कैसा लग रहा है? जहां तक संतुष्ट होने का संबंध है, मैं समझती हूं कि किसी को भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि ऐसे लक्ष्य को सामने रखकर कुछ ऐसा लिखूं कि जिस परिवेश को पाठक ने स्वयं भोगा है उसे जीवंत कर दूं। मुझे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई पाठक मुझे लिख भेजता है कि आपने अमुक अमुक चरित्र का वास्तविक वर्णन किया है, अथवा फला फला चरित्र लगता है हमारे ही बीच का है। बढ़िया प्रश्न है। मैंने अनेक साहित्य लिखा है, लेकिन कुछ साहित्य को पढ़ते हैं लोग तो उसमें मैंने कुछ चरित्र बनाए हैं तो उनको वो तारीफ करते लोगों के मुझ पर फोन आते हैं, पत्र लेखन आता है। मैं आपको एक पात्र बताता हूं, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। आपने 9वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में मैंने आपको पढ़ा है गोदान। गोदान में जो प्रमुख नायक होता है, किसान रहता है, उसका नाम क्या है? होरी। होरी नाम का जो किसान है किस तरह से एक गाय खरीदने के लिए संघर्ष करता है उसमें वो बताया है। मर जाता है लेकिन उसके ढेड़ी पर, उसके दरवाजे पर गाय नहीं मिलती। उस गाय को रखने के लिए, पालने के लिए वो गाय से दूध मिलना चाहिए और मेरे बच्चों ने गाय का दूध पीना चाहिए, उनकी सेहत बनना चाहिए। तो गाय खरीदने के लिए वो तड़पता है, किस तरह से संघर्ष करता है, वो जीता जागता उदाहरण है बच्चों। आए ना ध्यान में? तुमके होरी नाम का पात्र है। अगर नहीं पढ़ा है, फिर से आपके समझ में नहीं आ रहा है तो समय निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास में किताब है, मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पात्र होना चाहिए। मेरे भी ध्यान में आया, अगली बार जब भी मैं साहित्य का लेखन कार्य करूंगा तो ये पॉइंट को ध्यान में रखकर मैं साहित्य लेखन करूंगा, ठीक है। हाँ,
लेकिन साथ ही मैंने ये भी मानती हूँ कि लोकप्रिय होना ना इतना आसान है और नहीं इसे बनाए रखना आसान है। मैं गत 50 वर्षों से बराबर लिखती आ रही हूँ, 50 साल से लेखिका लिख रही है। पाठक मेरे लेखन को खूब सराह रहे हैं। मेरी असली आलोचक तो मेरे पाठक है, जिनसे मुझे प्रशंसा और स्नेह भरपूर मात्रा में मिलता रहा है। शायद यही कारण है कि मैं अब तक बराबर लिखती आई हूँ। मुझे पाठकों की तारीफ मिलती है और मैं 50 साल से लिखती आ रही हूँ। क्या कभी आपको फिल्मों के लिए काम करने का ऑफर आया है, अवसर मिला है? आप उस दुनिया की तरफ क्यों नहीं गए, जबकि वहां पैसा काफी बढ़िया है, अच्छा है, भरपूर है? बहुत आया है मेरे को फिल्मों में काम करने के लिए। मेरी एक कहानी का तो फिल्मों वालों ने सर्वनाश ही कर दिया है। जो डायरेक्टर होता है, जो निर्माता होता है, निर्देशक होता है, वो क्या करते हैं, कुछ किताबों को उठाते हैं और अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके उस पर पिक्चर बनाते हैं। तो वही बताते हैं कि मेरी एक कहानी है, उस कहानी पर पिक्चर बनाया गया है, लेकिन कहानी अलग रही और उन्होंने कुछ अलग ही बना दिया। इसके अतिरिक्त सुरंगमा रति विला मेरा बेटा, तीसरा बेटा पर भी सीरियल बन रही है। इसके बाद मैंने फिल्मों के लिए रचना देना बंद कर दिया और भविष्य में भी फिल्मों और दूरदर्शन के सीरियलों के लिए कहानी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो चीज को ही नष्ट कर दे उससे पैसे क्या लेना। यहां पर यह बताना चाहते हैं कि लेखक लिखता है समाज की दृष्टि को ध्यान में रखकर, लेकिन जो डायरेक्टर होता है, जो निर्माता होता है, वो क्या करते हैं, उसमें कुछ पैसे कमाने के उद्देश्य से उसमें बदल करते हैं और मेरे साहित्य का पूरा कबाड़ा हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, तब से मैं अपना साहित्य नहीं देती, ऐसा वो बता रहे हैं। आपकी राय में साहित्यकार का समाज और अपने पाठक वर्ग के प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है? आपने कैसे इन दायित्वों का निर्वाह किया है? मैंने साहित्यकार के रूप में अपना दायित्व कहां तक निभाया यह तो कहना कठिन है, लेकिन जहां तक साहित्यकार का संबंध है मैं उसे राजनीतिज्ञ से अधिक महत्व देती हूँ, क्योंकि कलम में वो ताकत है जो राजगण में नहीं। आपने सुना होगा फिल्मों में किसी व्यक्ति के मुंह से, जो कलम में ताकत है, जो पेन में ताकत है, वो किसी में भी ताकत नहीं है। ये क्रांति लाती है, बदलाव लाती है, परिवर्तन लाती है, इतनी ताकत है। अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस में 14 जुलाई 1789 की क्रांति हुई, अनेक जगहों पर क्रांति हुई। भारत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्रांति लाई, संविधान लिखकर हमको समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी घटकों को समान अधिकार नहीं था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया, छोटे से छोटे लोगों के लिए लेखनी चलाई, समाज में एक संविधान तैयार किया और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। तब से लेकर भारत के सभी लोगों को अधिकार मिल रहे हैं। इतनी ताकत इस कलम में है बच्चों। आए समझ में? क्रांति लाती है, बदलाव लाती है, परिवर्तन लाती है, और कोई बड़ा सा बड़ा पद नहीं ला सकता। इतनी ताकत इस कलम में, इतनी ताकत इस लेखनी में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये बहुत ही पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। इसको दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आगे देखेंगे, शब्दार्थ, परिवेश ने वातावरण, स्नेह प्रेम, ऑफर ने प्रस्ताव, राजदंड ने राजज्ञ, राज्य शासन, दायित्व ने जिम्मेदारी। स्वमत पर आधारित प्रश्न है। राजनीति और धर्म में क्या अंतर है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। आपने इस तरह से पॉइंट में लिखना है। अंतिम परिच्छेद देखेंगे बच्चों। आप लेखन कार्य कब करती है? लिखने के लिए विशेष मूड बनाती है या किसी भी स्थिति में लिख सकती? बढ़िया प्रश्न है। ये नियम मेरे पे लागू होता है। मैं क्या करता हूं, बस सुबह लिखना चाहिए, दोपहर को लिखना चाहिए, या शाम को लिखना चाहिए, या सोते समय लिखना चाहिए, ये ध्यान में नहीं रहता। जब मुझे मूड होता है, जब मुझे लगता है कि लिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं। अब देखते शिवानी जी का उत्तर क्या है। क्या बोलते हैं देखो, ईमानदार से कहूं तो मैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लिख सकती हूँ। देखिए, ये होते हैं साहित्य के
प्रमुख लक्षण। कभी भी लिख सकते हैं, मेरे पास में पर्याप्त समय रहता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बहाना ढूंढता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर बहाना ढूंढते नहीं है, मैं कभी भी लिख सकती हूँ। सब्जी छौंकते हुए, यानी सब्जी बनाते समय भी, चाय की चुस्की लेते, चाय पीते समय भी, रात को ज्यादा लिखती हूँ क्योंकि तब वातावरण शांत होता है। लेकिन यदि काम का भार पड़ जाता है तो दिन रात किसी भी वक्त लिख लेती हूँ। कालिंदी को मैंने रात को में भी लिखा और दिन में भी लिखा। एकांत में लिखना मुझे अच्छा लगता है। देखिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, कालिंदी नाम का साहित्य लिखा, मैंने दिन को भी लिखा और रात को भी लिखा। और मैंने अनेक बार लिखा है यात्रा वर्णन, और रात को लिखा है। रात को शांत वाता, मैंने जो कहानी लिखी है, यात्रा वर्णन लिखा है, उसको शांत में लिखा है। मैं अनेक बार क्या घूम फिर के आया और उसके बाद में लिखा मैंने, तो ताजा ताजा रहता है ना, तो पूरा याद रहता है। तो रात का वातावरण बढ़िया रहता है साहित्य लिखा। मैंने आपको बताया दैनिक डायरी, दैनिक लेखन, दिन भर काम करना बच्चों, और खाना खाने के बाद में 9 या 10 बजे हम पलंग पर जाते हैं, तो उस समय दैनिक डायरी का उपयोग करो, आपको बहुत सारा ज्ञान आएगा। ठीक है, एक कहानी को आप कितने बैठकों या सिटिंग में पूरा कर लेती है और लगातार कितने देर तक लिखती है। एक कहानी देखिए, मैंने भी 1-2 कहानी लिखी है। दुर्घटना एक कहानी लिखी है। मुर्गा है, इस पर भी कहानी लिखी। देखिए शिवानी जी ने भी मैं मुर्गा हूं, इस पर भी उन्होंने कहानी लिखी है। मैंने भी मुर्गा पर एक कहानी लिखी है। पहले मैं मन में एक खाका बनाती हूँ, एक आइडिया बनाती हूँ, एक ढांचा बनाती हूँ, फिर उसे कागज पर उतारती हूँ, खाका बनाकर रफ लिखती हूँ, हमेशा हाथ से लिखती हूँ, जहां तक कि अंतिम आलेख तक भी हाथ से लिखकर छपने भेजती हूँ। एक कहानी लिखने में मुझे 15-20 दिन लगते हैं। वेरी गुड, देखो 15-20 दिन, देखिए ये होती है मेहनत। 15-20 दिन लगती है एक कहानी बनाने को, मुझे भी लगता है ये। लेकिन मैं सोचता हूं कि वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। एक बार विघ्न पड़ा ना तो मजा नहीं आता। मैंने जो अनोखा मेरी दादी के मुंह से मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में, अनोखा मुर्गा। तो मैंने उसको क्या किया, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण किया, कहानी बना दिया है, वो पूर्ण हो गई मेरी। एक दूसरा है उपन्यास। उपन्यास की मैंने खाका बनाया, उसका ढांचा बनाया है। अब मैं सोचता हूं जल्दी से जल्दी उसको किताब का रूप दूं। मैंने उपन्यास का ढांचा बनाया है, जिंदगी का सफर है। तो उसमें क्या है, बचपन, विद्यार्थी जीवन, युवा अवस्था, बूढ़ा व्यक्ति और मरना, किस तरह से एक व्यक्ति का जीवन चलता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसका मैंने एक ढांचा बनाया है। मेरे पास में एक डायरी रहती है, जब मुझे सूझता है मैं वहां पर लेखन कार्य करता हूं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो उपन्यास पूर्ण करने की। मेरे पास में पूरी आइडिया है, लेकिन समय निकालकर उसको पूर्ण करना पड़ेगा। तो 15-20 दिन लग जाते हैं कहानी पूर्ण करने में। विश्वास लिखा सकती है, लिखती हूं। मैंने 10-12 सदस्यों के परिवार में भी लिखा है, और जब छोटे बच्चे थे तब भी खूब लिखा है। मैंने छोटी भी कहानी लिखी है और बड़ी भी कहानी लिखी है। हिंदी का लेखक हमारे यहाँ अपेक्षाकृत अर्थाभाव का शिकार होता है। अर्थाभाव है पैसों। बहुत सारे हिंदी के जो लेखक है पैसों की वजह से लिखते हैं। केवल लेखन के बल पर समाज में सम्मानजनक ढंग से जीवन व्यापन करना कल्पनातीत है। यदि आप शुरू से केवल लेखन से जीविका अर्जित करते हैं तो क्या अपने वर्तमान स्तर को बनाए रख सकते हैं? अगर पैसे के लिए ही लेखन कार्य करेंगे तो वर्तमान समय में तुम टिक पाओगे? बढ़िया प्रश्न है। उत्तर देखिए क्या बोलते शिवानी जी, मैं अपने लेखन के बल पर ही जीवित हूं। मैं जीवित हूं तो लेखन के बल पर, और एकदम स्वावलंबी हूं। मैं खुद पर निर्भर हूं। मैं मानती हूं कि कोई भी लेखक अपने लेखन के बल पर ही जीविका चलाकर सम्मानजनक ढंग से समाज में जीवन व्यापन कर सकता है, बशर्ते उसकी कलम में दम हो। अगर लेखन कार्य अच्छा रहा, अपने लेखन के साथ में इंसाफ करेंगे, यथार्थ पर लेखन कार्य करेंगे,
तो तुम उस पर अच्छा काम कर सकते हैं, वो टिकाऊ रहेगा, निरंतर रहेगा, रुकेगा नहीं। पानी किस तरह से बहता रहता है बच्चों मालूम है? पानी हमेशा बहते रहता है, और जो पानी बहते रहता है वो स्वच्छ होता है। तो बहते हुए पानी की तरह मेरा लेखन भी कार्य चलते रहता है। मैं पैसे कमाने के लिए लेखन कार्य कदापि नहीं करती, शिवानी जी कह रही है। कठिन शब्दार्थ, अपेक्षाकृत यानी तुलना में, अर्थाभाव यानी धन की कमी, जीवन यापन यानी गुजर बसर, अर्जन यानी कमाना, स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर, और दम यानी ताकत। कठिन शब्दार्थ अंतिम देखेंगे परिचित हमारा। यह स्वमत पर आधारित प्रश्न है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। देखो हमारे बॉर्डर पर, हमारे सरहद पर बहुत सारे जवान मरते हैं देश की रक्षा करने के लिए, वे हमेशा सम्मानित रहेंगे। इस पर अपने विचार लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। अंतिम परिच्छेद है। क्या आप एक समय एक ही रचना पर कार्य करती है या एकाधिक विषयों पर काम करती है? अगर आप कहानी लेकर हाथ में लिया है तो उसी समय उपन्यास भी लिखती है, नाटक भी लिखती है, एकांकी भी लिखती है, कविता भी लिखती है। इस तरह से प्रश्न पूछा है। मैं जब एक चीज पर लिखना शुरू करती हूँ तो उससे समाप्त करने के पश्चात ही दूसरी चीज लिखना शुरू कर देती हूँ। बढ़िया है। एक चीज समाप्त करने के बाद कुछ दिन तक कहानी, उपन्यास नहीं बल्कि निबंध अथवा लेख, आलेख आदि लिखती हूँ। देखिए क्या बोलते हैं वो, देखो एक चीज समाप्त करने के बाद कहानी, उपन्यास नहीं बल्कि निबंध अथवा लेख, आलेख आदि लिखती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक समय में एक से अधिक रचनाओं पर काम करने में ध्यान बढ़ जाता है और रचना में वो खूबसूरती नहीं आ पाती जो होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मंशा बताई है कि मैं क्या करती हूँ, एक रचना पूर्ण होने के बाद मैं क्या करती हूँ। अक्सर व्यक्ति किसी घटना विशेष के कारण लेखक, कवि या साहित्यिक सर्जक बन जाते हैं। आपके लेखिका बनने के पीछे क्या कारण है? आप साहित्यिक हैं, आप साहित्य लिखते हैं, आप लेखिका बनी, इसकी कोई वजह है? कोई आपके जीवन में कोई घटना घटित है तो कुछ बताइए। जैसा कि मैं पहले कहती हूँ कि हमारे परिवार का वातावरण मेरी लेखिका बनने के सर्वथा उपयुक्त है। फिर मैं 9 वर्ष शांति निकेतन में गुरुदेव के संरक्षण में रही। इसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ा। लिखने के प्रति मेरा रुझान बचपन में ही था। मेरे घर का जो वातावरण है साहित्यिक था, इसका असर मुझ पर पड़ा, ऐसा उनका कहना है। यूं कह सकते हैं कि मेरे अंदर लेखिका बनने का बीज मौजूद था। अगर बड़ा पेड़ बनाना है तो उसके लिए बीज चाहिए और बीज को पानी देना चाहिए, वो मुझ में मौजूद था। उपयुक्त वातावरण मिलने पर मैं लेखिका बन गई। मैं नहीं मानती कि कोई घटना से प्रभावित होकर लेखक बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी होकर कोई सन्यासी तो बन जाता है किंतु लेखक नहीं बन सकता। बढ़िया राय है उनका, देखिए मत देखिए, मेरे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने राय प्रकट की है। एक थी रामरती, यह एक संग्रह है, यह एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से छोटा सा भाग उन्होंने लिया है हमारे लिए, विद्यार्थी के लिए, अपने कक्षा 10वीं में। यहां पर हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पर कुछ कृति है तो देखेंगे। कठिन शब्दार्थ है। एकाधिक यानी एक से अधिक, खूबसूरती यानी सुंदरता, अक्षर यानी प्रायः बहुधा, सर्जक सृजन करने वाला, रचनाकार बनाने वाला, सर्वथा यानी बिल्कुल, उपयुक्त ठीक, संरक्षण, निरीक्षण, मौजूद, उपस्थित, रुझान यानी झुकाव। कठिन शब्दार्थ यह स्वमत पर आधारित है। अंतिम है हमारा भाग, साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैंने आपको बताया साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह वाक्य को कभी भूलिए मत। आप हिंदी में इनको हमेशा दोहरा सकते हैं और इस पर अपने विचार लिख सकते हैं। अपना वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। यहां पर हमारा पाठ समाप्त होता है बच्चों। मेरा वीडियो अच्छे बनते रहेंगे, इसका मेरा वादा है। मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो दोस्तों में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है नए वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब करना
न भूले, फिर मिलेंगे।